हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद अरु। ठीक है छात्रों, तो आज हम लोग जो है जो आपका यूपीएचएससी का जो पार्ट है और यूपीएचएससी वाले पार्ट पे हम लोग आज बेसिकली उसका सेकंड लेक्चर देखेंगे। जनरल नॉलेज का जो 30 क्वेश्चन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सेकंड वाला पार्ट देखेंगे और इसमें हम लोग यूनिवर्स के साथ साथ में थोड़ा सा जो सोलर सिस्टम है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, और जितना छात्रों यहाँ पर मैं आपको ये भी जानकारी के रूप में बता दूं कि जितना यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है, वो अपने आप में एक पर्याप्त होगा। ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा अगर जैसे और भी जैसे कई विद्वान होते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि और भी ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा हमें नहीं लगता पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ है ज्ञान तो अनंत है छात्रों। मतलब ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। जितना भी आप पढ़ लें और जितना हम पढ़ा दें और जितना भी कर लें वो सब कम ही रहता है। लेकिन फिर भी एक औसत के हिसाब से जितना आपसे अपेक्षा की जाती है और जो पेपर का स्टैंडर्ड है जो लगातार वो पूछा जाता है उसके हिसाब से ये बहुत पर्याप्त रहेगा। इतना आप डाइजेस्ट कर ले जाएं और जिस सीक्वेंस से हम बताएं उस सीक्वेंस से आप समझ लें तो थोड़ा लर्न करने में भी आसानी हो जाएगी और आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे तारतम्यता। तो कल आप लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उससे संबंधित सिद्धांत, सुपरनोवा विस्फोट, सब कुछ, तारों की उत्पत्ति, उसकी युवा अवस्था, मृत अवस्था, ब्लैक होल, बहुत सारी चीजें है ना, इन सब चीजों के बारे में जाना कि कैसे अब उसमें ब्रह्मांड में हम सोलर सिस्टम की तरफ में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये चूंकि ये भी सिलेबस में है तो आइए देखते हैं बिना समय को गंवाए हुए कि ब्रह्मांड में 100 बिलियन, कल ही मैंने ये सब चीजें बता दी थी कि 100 बिलियन गैलेक्सीज पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड है तो हम पूरे ब्रह्मांड की तो स्टडी नहीं कर सकते, तो फिर अब हम क्या है कि अपनी गैलेक्सी पे आ जाते हैं। और 100 बिलियन गैलेक्सी में जो अपनी गैलेक्सी है इसका नाम क्या है? आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आपका बन गया कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा, जिसको मिल्की। और उस आकाशगंगा का एक जो इंटरनल पार्ट है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है उसको हम क्या कहते हैं छात्रों? मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है ना, तो मंदाकिनी अपने जिसमें अपना सौर मंडल स्थित है, तो आकाशगंगा का एक पार्ट मंदाकिनी, उसमें हमारा जो है क्या है? हमारा जो सौर मंडल स्थित है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है छात्रों सूर्यमंडल लिखना चाहिए। ठीक है, सूर्यमंडल कर दीजिएगा इसको। ठीक है, एक मिनट, इसको सूर्यमंडल, हमारा जो सूर्यमंडल है वो इसमें स्थित है। ठीक है, अब इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार हमारी आकाशगंगा का जो व्यास है, मतलब कल ही मैंने बताया था 1 लाख प्रकाश वर्ष है। यानी कि जो आकाशगंगा इस तरीके से फैली हुई होगी, ठीक है, मान लीजिए ऐसे। पहली बात तो अगर हम देखा जाए तो आकाशगंगाएं का अगर हम शेप देखें तो कुछ ऐसे सर्पिलाकार हैं, ठीक है, कुछ गोल आकार की हैं, ठीक है, और कुछ अनियमित आकार की हैं। ठीक है, तो अनियमित तो 3 प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं, लेकिन 98% जो है वो परवलयाकार, यानी इसको सर्पिलाकार भी कहते हैं छात्रों। ठीक है, इसको हम सर्पिलाकार कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ आ चुका है। 98% जो आकाशगंगाएं पूरे यूनिवर्स के अंदर में है वो कैसी हैं? सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार मतलब अंडा आकार, इस तरीके से बना हुआ, ओवम की तरीके से। ठीक है, ओवम जैसे बनता है ऐसे, गोल नहीं ऐसे। ठीक है, इसको ओवम कहते हैं। तो ये सर्पिलाकार, तो ऐसे ही सर्पिलाकार ही है। ठीक है, और इनकी संख्या बहुत ना के बराबर, तो याद रखिएगा सर्पिलाकार यानी ओवम के आकार की होती हैं। और इनमें जो इसका जो व्यास है, यानी अगर इसका हम डायमेंशन देखें तो वो कितना है? 1 लाख, ठीक है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष मैंने बताया हुआ था छात्रों कि एक जो प्रकाश वर्ष होता है 1 प्रकाश वर्ष, ये वाकई में अगर देखेंगे तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, तो सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है वो आपकी सूर्य वो हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें लगभग, मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की साथ जो प्रकाश चल रहा है, तो इसको अगर हम मीटर में देखें तो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। ठीक है, ये इतना जो है ये आ गया एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब ये देखिए प्रकाश वर्ष वगैरह जो है बहुत लंबी लंबी दूरियां हो गई। ठीक है, बहुत बड़ी दूरियां हो गई। इसी में दूरी ना, कभी क्वेश्चन जो है जीएस का भी पूछ लेता है, जो आपका साइंस वाला भी और ज्योग्राफी से भी, जो कि दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो ये मैंने कल भी बताया था शायद, पारसेक। ठीक है, तो पारसेक जो है ये दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक जो होता है, एक पारसेक ये होता है 3.26, ठीक है, प्रकाश वर्ष। तो 3.26 प्रकाश वर्ष के जो है बराबर में होता है एक पारसेक। तो आसान है, 3 दूनी 6 यानी 3.26 प्रकाश वर्ष, ऐसे याद करके रखने के लिए। ये सब जो चीजें मैं बीच बीच में बताता हूँ छात्रों,
ये सब आपके लर्न करने के लिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो सूर्य जो है वो, और सूर्य भी स्थित, मैंने बताया था कि सूर्य अपने मतलब अपने धुरी पर नाच भी रहा, और साथ ही साथ में जो है इस सर्पिलाकार जो हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा, इसका चक्कर भी लगा रहा है। तो सूर्य जो है अगर बात की जाए तो 250 किलोमीटर पर सेकंड यानी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 25 करोड़ वर्षों में, यानी 250 मिलियन वर्ष और चाहे 25 करोड़ वर्ष, ठीक है, तो 250 मिलियन मतलब वर्ष भी कह सकते हैं, या 25 करोड़ वर्ष में इसका एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसको बता दिया, ये कॉस्मिक ईयर भी पूछा जा चुका। तो कॉस्मिक ईयर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये सूर्य द्वारा जो अपनी गैलेक्सी है, ठीक है, उसका एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक पारसेक बराबर 3.2 प्रकाश वर्ष। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको एक साथ कंपैरेटिवली मैंने बता दिया, और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये कंफ्यूजन वाले होते हैं, और जिनको आता है छात्रों वो देखते नहीं है, तभी तो। अब आप सोच के देखिए कि 30 क्वेश्चन आता है और 30 में से कई विद्यार्थियों से पूछे होंगे जो 24 और 25 भी सही कर ले गए। तो इसका मतलब अगर 24-25 सही करें तो इसका मतलब ये सब वो रट करके बैठे हैं, ठीक है। यही कारण है कि वो अपना इसको कर ले जाते हैं। अब क्या है कि हमारी जो आकाश गंगा है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे कि हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक पाई जाने वाली आकाश गंगा, भाई हमारी आकाश गंगा मिल्की वे मैंने तो दूसरी जो सबसे नजदीक है वो एंड्रोमेडा है, ठीक है। मतलब दूसरी जो आकाश गंगा है वो कौन सी हो गई, एंड्रोमेडा। तो चूंकि हम अपनी आकाश गंगा में बात करेंगे, और अपनी आकाश गंगा के अंदर में मैंने बताया था अपने मिल्की वे में 100 बिलियन स्टार हैं, ठीक है, यानी 100 अरब तारे हैं। लेकिन आज हमारा जो रिलेशन है वो स्टार, जो अपना स्टार है वो किससे हो गया, सूर्य यानी तारे से हो गया। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। इस तरीके से सूर्य का रासायनिक संगठन क्या क्या है, कैसे बना हुआ, तो ये सब तारों की उत्पत्ति कैसे क्या हुई, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। लेकिन अगर हम रासायनिक संगठन की बात करें तो 70% तो इसमें हाइड्रोजन गैस हो गई, 28% के आसपास में हीलियम गैस हो गई, 1.5 कार्बन, जो ऑक्सीजन, ये जो कार्बन है ऑक्सीजन डिफरेंट गैसेज इसमें पाई, और 0.5% के आसपास में ये आयरन और अदर हैवी मटेरियल्स इसमें होते हैं। तो हैवी मेटल्स जितने भारी तत्व हैं वो पाए जाते हैं। तो बेसिकली 70%, और आपको पता है कि इसमें जो यही हाइड्रोजन गैस है ये हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, जिसके कारण क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स कल मैंने बताया था वही जुड़ करके आपस में हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी हाइड्रोजन के 2 नाभिक की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मिल करके हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। मैंने कल आप लोगों को बताया था, कुछ लोगों को याद, तो नाभिकीय संलयन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन की स्थिति में ये एनर्जी रिलीज यहां से हो रही है भारी मात्रा में, ठीक है। अब हम लोग इस तरीके से बात करेंगे कि तारों की बात कर रहे हैं हम अपने ब्रह्मांड के अंदर में। तो ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा तारा, ठीक है छात्रों, जो खोजा गया है वो इपिल्सन है, ठीक है, इप्सिलॉन ऑर्गी, ठीक है, इप्सिलॉन ऑर्गी, EPSILON, इप्सिलॉन ऑर्गी, ठीक है, ऑर्गी। तो इप्सिलॉन जो है ऑर्गी, ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। जैसे सूर्य हमारा तारा है, इससे भी बड़ा, यानी अगर हम लोग बात करें विच कंटेन 27 लाख सन्स, यानी जिसमें 27 लाख सूर्य समा जाएंगे, तो बहुत बड़ा तारा हो गया छात्रों, ठीक है, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। और अपना सूर्य ही देख लीजिए, वो पृथ्वी से 13 लाख टाइम ग्रेटर है। तो ये जो सूर्य है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, और ऐसे ऐसे हमारे सूर्य 27 लाख अगर सूर्य इसमें समा जाएंगे, किसमें, एप्सिलॉन ऑर्गी में, तो बहुत बड़ा तारा है छात्रों, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। और ब्रह्मांड का जो सबसे चमकीला तारा है वो कौन है, साइरस। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ग्रीष्म काल के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो ग्रीष्म काल में जब समर सीजन होता है तो जो तारा समूह होता है, तारे कभी कभी ग्रुप बना करके रखते हैं, तो उसको हम स्कॉर्पियो कहते हैं। तो ये कहा ग्रीष्म काल के अंदर में दिखने वाला जो तारा समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं छात्रों, उसको स्कॉर्पियो कहते हैं। अब छात्रों ऐसे ही जो तारों का एक ग्रुप होता है उसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिलेशन। जो तारों का एक जैसे जो स्टार्स हैं, अगर इस तरीके से ऐसे कहीं पर ग्रुपिंग बना लेते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, तारा मंडल।
तो इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है, जिसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन, और इंग्लिश में भी वो कॉन्स्टिलेशन लिख करके आ जाता है। तो कॉन्स्टिलेशन का मतलब हो गया कि तारामंडल। तो जैसे इसमें एक सप्तऋषि तारामंडल का नाम, सेवन सेगाज का नाम सुना होगा, सेवन सेगाज यानी जिसको हम सप्तऋषि तारामंडल, 7 तारों का एक समूह। ऐसे पोलर बियर, बिग बियर, ये सब क्या है, तारा मंडल है। तो तारामंडल जैसे सप्तऋषि तारामंडल समूह, या पोलर बियर या बिग बियर जो भालू की तरह जो है दिखाई पड़ता है, उसको हम तारामंडल कहते हैं। तो इसके बारे में भी आप जान लिए। और लेकिन ये ग्रीष्म काल में जो तारा समूह दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो कहते हैं, जैसे आपने गाड़ी देखा है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए भाई, देखिए स्कॉर्पियो की बात हो गई है, तो भाई सभी विद्यार्थियों से यही है कि जो लोग अभी मेहनत कर रहे हैं तो खूब जम करके मेहनत करें और प्रोफेसर बने, और स्कॉर्पियो से कहाँ जाएं, अपने महाविद्यालय में जाएं, ठीक है। ये शुभकामनाएं अभी से मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब हो गया। और कई विद्यार्थियों से थोड़ी सी बात मैं कर लूँ चाहता हूँ, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब जान लीजिए कि जिनके वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन का नहीं, ये मेरा रिजल्ट नहीं होगा सर, मेरे पूरे परिवार का रिजल्ट है, मेरे पूरे खानदान का रिजल्ट है सर, इसलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो बहुत हल्के में लेकर के चल रहे हैं, तो आप गलत जगह पर क्लिक कर रहे हैं और बहुत आप हल्के में ले रहे हैं। कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, ठीक है। तो अब आप अगर कंपटीशन में है तो समझ लीजिए कि कंपटीशन, क्योंकि देखिए वो समय का चक्र चलता है और तुरंत खट से करके आपको बाहर कर देता है 1 मिनट के अंदर में। आप अपनी समस्याएं, शिकवा गिलवा, तमाम कंडीशन सब आप लिए बैठे रह जाते हैं कि सर अब हम क्या करें। तो इसलिए शिकवा गिलवा, कंडीशन जो भी है, इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए, ठीक है ना, अगर जीवन है तो फिर आप इसको ले करके और ताबड़तोड़ चल दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ये गला काट प्रतियोगिता है छात्रों, ठीक है, इसीलिए मैं इन सब चीजों को समझा रहा हूँ। अभी ये सब कई विद्यार्थियों ने कहा कि सब ये सब मैटर करने के बाद में सब जो प्रोजेक्ट समझ में आ जाए तो स्पेशल सुपर 30 को गाइडलाइन किया जाए, ताकि उनको आगे लेकर के जाने। क्योंकि देखिए जब वो सब भीड़ में तो हर कोई कह रहा है कि सर हमको जो है शामिल करिए, हम तीर मार दें, लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि इस पोटेंशियल से बड़े शिद्दत के साथ में पेशेंस रख करके हर बातों को सुनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई। अब जैसे मैं 2 मिनट ये सब बताने लगा, कई लोगों के हाथ पांव फूल कर अब आगे पढ़ाओ सर, इसका मतलब उनके अंदर में अभी बहुत हड़बड़ी है। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। एक बार मेंटल रूप से प्रिपेयर्ड हो गए ना, तो विश्वास मानिए एक ही लेक्चर पढ़ने के बाद में सर आप क्वेश्चन दीजिए, हम कर रहे हैं, खत्म, ठीक है। तो बस इस लेवल से आप आ जाइए, बस हो जाएगा छात्रों, लेवल अपना चेंज करिए, बस मैं यही कह रहा हूँ। मेंटल स्टेटस एकदम बिल्कुल जोड़ लीजिए अपने आप को, फिर देखिए फिर कैसे आप हमारे साथ में आपकी जो कार्य क्षमता है और जो सोचने की क्षमता है, जो याद करने की क्षमता है, ये सब अपने आप दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ने, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे मोटिवेशन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का जो दूसरा सबसे नजदीक का तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो सूर्य के बाद में, क्योंकि जो दूसरा भाई जब पृथ्वी से हम देखते हैं तो सूर्य तो सबसे पहला तारा, लेकिन दूसरा जो सबसे नजदीक का तारा है वो क्या हो गया, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग एक बात करते हैं कि ध्रुव तारे की बात करते हैं, ठीक है। पोलर जो है, तो पोलर स्टार में क्या है, ध्रुव तारा क्या है, ये फेब से लेकर के मई के मंथ में, यानी गर्मी में फरवरी जैसे ही गर्मी हल्की हल्की शुरुआत होती है और मई तक में क्या होता है, इसको ब्राइटिंग इन नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में चमकने वाला, हमेशा नॉर्थ में इसको निकलता है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में निकलता है, जो नाविकों को दिशा ज्ञान कराने में भी सहायक होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा। एक बार सिविल सर्विसेज के अंदर में क्वेश्चन को घुमा करके पूछा, एक नाविक रात पे फंस गया और उसने देखा ध्रुव तारा के दाहिनी ओर जाकर बाएं होते हुए ऐसा किया, तो उससे क्या है, मतलब जिसको ये पता चल गया नॉर्थ में, तो बस डायरेक्शन वाला सवाल था, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने जीएस को भी लगा करके पूछ लिया था। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब हमेशा ध्रुव तारा कहाँ पे निकलता है, नॉर्थ साइड में निकलता है, ठीक है। अब आप देखिए बड़ा सा ज्यादा चमकीला अगर जो दिख रहा हो तारा, तो उसको जान जाइए ध्रुव तारा है, ठीक है। ये गर्मी के सीजन में, गर्मी के मौसम में दिखाई पड़ता है। अब देखो ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, ये मैंने अभी बताया था कि जो तारों का एक समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन, यानी उसको हम तारा मंडल कहते हैं, ठीक है। तो तारा मंडल, अब मैंने बताया था कि पोलर बियर, सेवन सेगाज, ये सब क्या है, तारा मंडल। और जो सबसे बड़ा तारा मंडल है उसको सेंटोरस कहते हैं, कि है, ठीक है। सेंटोरस यानी 94 स्टार्स को इंक्लूड करता है। सेवन सेगाज में जो सप्तऋषि तारा मंडल होगा उसमें 7 होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा तारा मंडल है वो सेंटोरस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि सेंटोरस जो है सबसे बड़ा। इसी तरीके से 12 जो तारा मंडलों की पट्टी होती है, यानी 12 तारा,
अब जो तारामंडल यानी ग्रुप ऑफ स्टार बनते चले गए। सपोज करिए ग्रुप ऑफ स्टार यहाँ पर कुछ इकट्ठा हो गए, फिर ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार यहाँ पर कुछ इकट्ठा हो गए, और फिर ग्रुप ऑफ स्टार ऐसे ऐसे करके ऐसे 12 लोगों की जो एक पट्टी बन जाती है छात्रों, उसी को जोडाइक कहते हैं, यानी इसको हम राशियां कहते हैं। ठीक है, तो जोडाइक की बात हो रही है, यानी राशियां। तो 12 तारामंडल मिल करके क्या बनाते हैं? राशियां। अब वो डिफरेंट डिफरेंट मंथ के अनुसार क्या होती हैं छात्रों? वो राशियां बनती हैं। तो ये जो आपका राशि का कॉन्सेप्ट है, ये जो बनता है वो इसी से बनता है, 12 तारामंडलों की पट्टी होती है। ठीक है, 12 तारा। तो ये तारामंडल, कौन सा तारामंडल आप पे पड़ रहा है, उसी हिसाब से आपकी मकर राशि, कुंभ राशि, वृष राशि, दुनिया सब राशि हैं जो भी 12 वो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं भी छात्रों। अब आप देख लीजिए इसमें, अब ये जो क्वेश्चन है यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे। दरअसल ये टर्मिनोलॉजी है, और जिसको आती है वो तुरंत कर लेता है, जिसको नहीं आती है छात्रों वो कंफ्यूज होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कॉमेट्स की, धूमकेतु किसे कहते हैं? इसको हम कहते हैं पुच्छल तारा। अब देखो ध्रुव तारा अलग है और पुच्छल तारा अलग, लेकिन फिर कह रहे हैं सर हमको सब तारा एक ही नजर आ रहा है। तो फिर क्या है, रिजल्ट निकलता और फिर दिन में तारे दिखने लगते हैं। तो इसीलिए क्या है, तारे अलग अलग स्पष्ट होने चाहिए। तो धूमकेतु क्या है, कॉमेट्स क्या है, इसको पुच्छल तारा कहते हैं। और गैसीय पिंड जो सूर्य के निकट होते हैं, वाष्पीकरण से इनके मुख का निर्माण होता है। मतलब सूर्य के किनारे किनारे जो सन है, सन के किनारे किनारे जो है ये गैसीय पिंड जो होते हैं, जो यहाँ पर इकट्ठा है, और इनका जो मुख है ये सूर्य की तरफ है, लेकिन जो पूंछ होती है पीछे होती है, ऐसे जलती रहती है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, इसको हम पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, यानी धूमकेतु, इसको पुच्छल तारा कहते हैं। उसमें एक तारा है हैली। ठीक है, हैली पुच्छल तारा काफी फेमस है। इसका आवर्त काल पूछा जाता है तो 76 ईयर, 76। ठीक है, तो हैली जो है इसका आवर्त काल पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। 76 ईयर यानी सूर्य का एक चक्कर ऐसे काट लेता है, 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो टेम्पल 1 और फोर्ब्स ये सब भी क्या है, ये सब पुच्छल तारों के नाम है। तो टेम्पल 1 फोर्ब्स जैसे सूची नहीं होती है, वैसे फोर्ब्स पत्रिका है, वैसे फोर्ब्स जो है और किसका नाम है, ये एक प्रकार का धूमकेतु है, यानी कॉमेट्स है। ठीक है, तो इसको कॉमेट कहे जाते हैं। अब उसके बाद में देखिए उल्का। देखो उल्का और उल्का पिंड अलग अलग हो। उल्का का मतलब होता है कि जो ठोस आकाशीय पिंड, ये धूमकेतु कैसे पिंड है, गैसीय पिंड हो गए, और जबकि वहीं उल्काएं क्या होती हैं, ये उल्का ठोस आकाशीय पिंड होती है। तो छोटा छोटा अंतर देखिए, समझते चलिए। तो ये जो ठोस आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। जब आप अर्थ पे आते हैं छात्रों, जैसे ये पृथ्वी मान लीजिए, और पृथ्वी से जब आप ऊपर की क्रम में जाते हैं इस तरीके से, तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक केवल वायुमंडल है, उसके ऊपर फिर क्या होता है, मतलब शून्य हो जाता है, फिर वहां पर कुछ नहीं है, यानी एक प्रकार का वैक्यूम क्लियर हो जाता है। अब वैक्यूम क्रिएट होता है तो यहाँ पर वही क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है ना, यानी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, है ना, और उसके बाद में एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो यानी इसको हम ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और उसके बाद में मध्य मंडल, है ना, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इस तरीके से वो एक क्रम बताते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये मध्य मंडल होता है छात्रों, यही क्या है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब संघनन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रिज्ड होता है, सबसे ठंडा होता है। तो इस वाले मंडल में ही सबसे ज्यादा घर्षण होता है। तो कोई चीज अगर गिर जाती है तो यहाँ डेंसिटी ज्यादा होने के कारण घर्षण होता है। तो इसी मध्य मंडल में उल्काएं जल करके खाक हो जाती, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, लेकिन यहाँ सब घर्षण के कारण जल करके समाप्त हो जाते हैं। तो ये उनको, तो जब वो गिरने लगते हैं तो ऐसे मतलब जलने का लगता है। तो हम लोग कभी कभी देखते तो कहते हैं देखो आत्मा जा रही है, जबकि वो वास्तव में क्या है, नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, मतलब ऐसे गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये उल्का है। तो ये इस तरीके से प्रकाश उत्पन्न, घर्षण के कारण क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब अगर ये बहुत बड़ा हो तो घर्षण होते होते तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ उसका थोड़ा सा भाग रह जाता है। जैसे अभी मेटेरॉइड्स के गिरने का वो था, यानी कि जो उल्का पिंड होता है, मेटेओर्स मतलब उल्का और मेटेरॉइड्स मतलब क्या हो गया, उल्का पिंड। अब उल्का पिंड जब गिर जाते पृथ्वी, तो चूंकि इतने वेग से आ रहे, पृथ्वी अपने वेग से खींच भी रही है उसको, तो वो क्या बना देते हैं, वो हमारे यहाँ लेक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उल्का पिंड वाली लेक बन जाती हैं। जैसे राजस्थान में पुष्कर लेक है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की जो लेक है पुष्कर, वो कैसे बनी, उल्का पिंड के गिरने से बन गई। ठीक है, और ऐसे ही महाराष्ट्र की लोनार झील है, तो महाराष्ट्र की लोनार और ये जो राजस्थान की पुष्कर, ये सब उल्का पिंडों के गिरने से निर्माण हो। चूंकि इंडियन ज्योग्राफी बेसिक रूप से पढ़ना है छात्रों, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये सब छोटे छोटे फुहारेदार अच्छे क्वेश्चन है, और दो ही हैं ऐसी। ठीक है,
उल्कापिंड वाले से संबंधित, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग बात करेंगे एस्ट्रॉयड की, बात कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। जब मंगल और उसके बाद में बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाने वाले असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड, यानी कि जब हम सूर्य के जैसे मान लीजिए सपोज ये सन है, तो इसी में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और उसके बाद में बृहस्पति सन अरुण वरुण। अब ये मान लीजिए कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये हो गया और बृहस्पति, इसके बीच में जो असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं। तो मेट्रॉयड्स अलग हैं, एस्ट्रॉयड अलग हैं, ठीक है। ये आकाशीय पिंड, इनको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या इसी को हिंदी दूसरी बदल करके अवांतर ग्रह भी दे सकता है। क्या दे सकता है, अवांतर ग्रह, ठीक है। तो अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉयड कहते हैं, वो क्या है, चमकीले ऐसे इस तरीके से इसी के मध्य में पाए जाते हैं। जैसे फोर वेस्टा, पृथ्वी से एकमात्र जो है क्षुद्र ग्रह जिसको हम अपनी नेक्ड आई से पृथ्वी से देख सकते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी से हम इसको देख सकते हैं, उसका नाम है फोर वेस्टा, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह को बारे में भी जान, तो ये कई बार पूछा गया कि क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं सूर्य और इनके बीच में, मंगल और इनके बीच में, फला फला के बीच में, ऐसा क्वेश्चन करके आता है, आप इसको तैयार करके रखिए। चलिए अब हम लोग देखिए सौर मंडल को फिर से एक बार रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से और अपडेट करते हैं। देखिए सौर मंडल का मतलब क्या हो गया, सूर्य और उसके 8 ग्रह। तो वर्तमान में कितने हो, पहले तो 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो गए 8 ग्रह। है 9 ग्रह, वो तो बने हुए हैं, लेकिन जो आपका 9वां ग्रह है जिसको हम कहते हैं प्लूटो छात्रों, जैसे अगर हम लोग देखें बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण और यम, तो यम जो यहाँ पर बना, ये क्या बन गया, यम इसको कहते हैं, अब ये बन गया डॉर्फ प्लेनेट। क्या बन गया, डॉर्फ प्लेनेट, ठीक है। डॉर्फ प्लेनेट का मतलब क्या होता है, इसको हम बौना ग्रह कह दिए, ठीक है, बौना ग्रह। ये IUCN की मतलब जो है मेरिट IUCN की जो मीटिंग हुई, ठीक है, और उसी मतलब मीटिंग के अंदर में ये जो है 2008 में इसको क्या घोषित कर दिया गया, बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बौना ग्रह क्यों कर दिया गया, भाई ये सूर्य है और सूर्य के किनारे ये सब सारे ग्रह जो है ये बने हुए हैं, इनको ये सब गोल गोल ऐसे इसी के किनारे चक्कर लगा रहे। अब देखो 88 डेज में सबसे कम समय के अंदर में देखिए यहीं पर बना हुआ बुध, ठीक है। तो जल्दी से अपना परिक्रमा पूरा, तो सबसे कम समय में परिक्रमा कौन करेगा, बुध, और सबसे ज्यादा समय में जो करेगा वो यम कर देगा, ठीक है। अगर वरुण है ग्रह के रूप में पूछा, वरुण क्यों, भाई ये सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित हुआ, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट आ जाता है कि जो ग्रह हैं ये कैसे इनको ग्रह कहा गया, और ये भी तो ग्रह इसी तरीके से हम इसको डॉर्फ प्लैनेट क्यों कहा गया, कि देखिए सूर्य के किनारे चक्कर लगाते हो तो पहले ये कंडीशन फुलफिल करता, दूसरा वो गोल रूप धारण कर लिए हो, ठीक है, तो वो गोल रूप धारण कर दिया, लेकिन तीसरा है उनकी अपनी ऑर्बिट होनी चाहिए। तो कल भी मैंने आप लोगों को ये चीज समझाया था कि जैसे सपोज सन है, तो ऑर्बिट का मतलब हो गया एक परिपथ, ठीक है, जिसके किनारे ग्रह वो अपना चक्कर लगाते हैं, इसको ऑर्बिट कहते हैं। तो ये ऑर्बिट इनकी बनी होनी चाहिए, किसी ऑर्बिट पे वो चलें और किसी, लेकिन ये जो ग्रह था यम, वो क्या कर रहा था, वरुण की जो यहाँ पर वरुण है इसकी कक्षा को काटने का कार्य कर रहा था, अर्थात इसका जो ऑर्बिट ऐसे क्रॉस कर रहा था। तो जब यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, इसी के कारण इसको क्या कह दिया गया, वरुण की कक्षा को काटने के कारण यम यानी प्लूटो को क्या कर दिया गया, उसको बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, डॉर्फ प्लैनेट रख दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। अब देखो इसमें अगर हम लोग बात करें कि 8 ग्रह के बाद में, तो सूर्य की ऊर्जा का मैंने अभी बताया था कि सौर ऊर्जा का कारण क्या है भाई, क्यों इसमें सूर्य का एनर्जी दे रहा है, तो वो नाभिकीय संलयन है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये मैंने बताया। अब जो सूर्य चमक रहा है छात्रों, उसमें होता है फोटोस्फीयर, जो बाहर वाला भाग होता है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। अब आप देखिए कि जब भी कभी मान लीजिए सूर्य ग्रहण लग गया, ये सब चीजें आगे समझाऊंगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन मान लीजिए, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी पर हम बैठे हैं और उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर पृथ्वी है, अभी जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ मैंने नीचे पृथ्वी बनाया हुआ, ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए हैं और पृथ्वी के किनारे किनारे कौन चक्कर लगा रहा है भाई, एक ही इसका उपग्रह सैटेलाइट है, और बीच में मान लीजिए यहीं पर आ गया चंद्रमा, ठीक है, छोटा सा चंद्रमा। अब हम यहाँ बैठे तो ये क्या करेगा, ये ढक लेगा, ठीक है, और जब ढक लेगा तो इसका किनारे किनारे वाला भाग दिखाई पड़ेगा, तो उस समय कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, तो वो भाग फोटोस्फीयर कहते हैं उसको, प्रकाश मंडल, या ऐसे फोटोस्फीयर लिख करके आ जाता है, ठीक है। तो फोटोस्फीयर दिखाई पड़ता है जिसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। तो ये याद रखने की जरूरत है, क्वेश्चन आ चुका है या आ भी सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फोटोस्फीयर देख लेते हैं, इसी को हम देख पाते हैं छात्रों, ठीक है। अब देखिए
फोटोस्फीयर यानी इसी की स्टडी करने के लिए एक आदित्य नाम का क्या भेजा गया, एक सैटेलाइट भी भेजा गया था इसी की स्टडी के लिए। ठीक है छात्रों, तो आदित्य नाम का एक जो आदित्य 1 करके एक सैटेलाइट भी जो है सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था। ठीक है, अब इसमें बात आ जाती है कि अब जो फोटोस्फीयर है इसका अगर हम लोग तापमान की बात करें, यानी जो बाह्य सतह है, इसके बाह्य सतह का अगर टेम्परेचर देखें तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है, लेकिन जो इसके अंतर का मतलब जो क्रोड का तापमान है वो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है छात्रों। ठीक है, वहां पर हाई टेम्परेचर प्रेशर है, बहुत ज्यादा है। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें से लगातार लपटें जो है वो निकल रही होती हैं, इसमें से लगातार ये जो लपटें हैं निकल रही होती। कभी कभी क्या होता है कि कोई लपट बाहर इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाती है, मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके पास में ये, लेकिन इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से इसकी कोई लपक अगर बाहर निकल गई तो जो लपक बाहर निकलती उन्हीं को सोलर फ्लेम कहते हैं, सौर ज्वालाएं कहते हैं। तो ये भी बात आपका क्लियर हो गया, ये जो है जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर जाती है सौर ज्वालाएं, तो जहां सौर ज्वाला निकल जाएगी वहां पर थोड़ा सा फोटोस्फीयर पे क्या होगा, धब्बा पड़ जाएगा, वहां टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उनको क्या कहेंगे, सन स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो सन स्पॉट जो आपका बन जाता है सौर धब्बा, वो वहां का टेम्परेचर सबसे कम होता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा सौर धब्बों का तापमान बहुत कम होता है, मतलब इन द कंपेरिजन और चीजों के 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन, मगर जब भी कभी क्वेश्चन, क्योंकि देखो भाई कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, अब जब कंपटीशन बढ़ गया तो पूछे तो क्या पूछे, तो ऐसे में थोड़ा सा पेपर को स्टैंडर्ड अगर करेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने टॉपिक छोटा सा दे करके रखा कि भाई आप यूनिवर्स और उसके बाद में सोलर सिस्टम पढ़ो, बस काम खत्म, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, तो आप जो भी पढ़े उसको विधिवत, क्योंकि फिर छात्रों कमिटमेंट क्या है आपका, मैंने बताया बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना, लेकिन कम से कम कमिटमेंट इतना है कि सर पूरी शिद्दत के साथ में मेहनत करेंगे, हम अपना 100% देंगे, तभी आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो आप भी अपना 100% दीजिए। अब एक छात्रों क्या आता है इसमें, अगला हम पॉइंट जान लेते हैं कि जो ये सूर्य है और यहाँ पर मैंने इसी क्रम में, जैसे सूर्य से इसी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इसी दूरी के क्रम में ग्रह है। तो आपने देखा यहाँ पर कि 8 ग्रह मैंने बना लिया है। ठीक है, ये हो गया बुध, हो गया शुक्र, हो गया पृथ्वी, हो गया मंगल। ये जो 4 ग्रह आपको दिख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहे जाते हैं। निम्न में से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में नहीं आता है, तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में नहीं आता, मान लिया बृहस्पति नाम दे दिया तो बृहस्पति नहीं आएगा, या बृहस्पति या कुछ भी शनि दे दिया नहीं आएगा, तो ये हो गया। तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या हो गए, आंतरिक ग्रह हो गए। आंतरिक ग्रह का मतलब हो गया ये पृथ्वी के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और इसी के बाद से यहाँ पर स्थितियां अलग हो जाती हैं, यानी यहाँ तक के जितने भी धूल उल के कण हैं, ये सब अर्थ में जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है कि सबको खींच करके रख लेता है। इसी कारण यहाँ पर क्या है, एकदम धूल के कण नहीं, वातावरण स्वच्छ रहता है। ये जो गंदगी हम लोग उड़ाते हैं ये अपने आसपास की है, बाकी जो सुपर वायुमंडल है उसमें से खींच करके सूर्य, लेकिन इसके बाहर की जो चीजें होती है, बृहस्पति ये काफी दूर पर स्थित है छात्रों, ठीक है, पृथ्वी से, तो यहाँ पर क्या होता है, ये मंगल से काफी दूर पर है, तो यहाँ से काफी मतलब यहाँ पर इसके किनारे जो है धूल के कण वगैरह पाए जाते हैं, और धूल के कण वगैरह मिल करके यहाँ पर वलय का निर्माण शुरू हो जाता है। तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण, वरुण, इनके सबके पास में वलयों की संख्या होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और यहीं से ज्यादा उपग्रह भी ज्यादा होने, तो बृहस्पति के पास में सबसे ज्यादा उपग्रह। तो आगे इस पे चर्चा करते हैं। तो देखो एक हमने कहा कि पृथ्वी, तो हमने ये जो है अब एक पृथ्वी का जो ये जो परिपथ है छात्रों, वो परिपथ भी अगर मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर बना लिया कि ये सन है, तो सन के किनारे जब पृथ्वी भी चक्कर लगाती है तो वो भी परवलयाकार में लगती है। इसका मतलब यहाँ पर सूर्य की दूरी अर्थ से कम, और यहाँ पर जब अगर अर्थ पहुंचेगी फिर ज्यादा, फिर यहाँ पर कम, और जब फिर यहाँ जब पहुंच जाएगी तो ज्यादा, तो यानी परवलय। तो कभी कम हो गई कभी ज्यादा हो गई, तो जब कम हो गई तो इसको हम क्या कहेंगे, उपसौर। ठीक है, यानी पेरीहीलियन। ठीक है, इसको हम पेरीहीलियन कहेंगे, और उसके बाद में अगर ज्यादा दूरी हो जाएगी तो एपीहीलियन। ठीक है, एपीहीलियन। तो पेरीहीलियन, एपीहीलियन, यानी इसको अपसौर, अप माने हो गया दूर, तो उपसौर और अपसौर ये जो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने लिख करके रखा है ये इसी से संबंधित है। तो उपसौर जब दूरी कम होती है तो लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी, और अपसौर का मतलब हो गया 15.21 जो है करोड़ किलोमीटर होगी, तो सबसे ज्यादा दूरी होगी। ठीक है, अपसौर हो जाए। और उसके बाद में इस तरीके से अगर औसत देखा जाए, कभी कभी पूछा जाता है, तो औसत दूरी सूर्य और
पृथ्वी के बीच में वो 14.98 करोड़ किलोमीटर होगी। तो इस तरीके से औसत दूरी, यानी ना यहाँ ज्यादा ना कम, यहाँ बीच वाला स्थित रख लिया जाएगा, तो ये औसत दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ये देखिए, आपसे सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा बस। उपसौर में क्या है, पृथ्वी और, अब पूछ लिया उपसौर में क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कम, पृथ्वी और मंगल के बीच में दूरी कम, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी कम, ऐसे। इसी तरीके से देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब दूरी कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपभू। ठीक है, याद रखिएगा इसको, उपभू। एपोजी और पेरी, तो इसको पेरीजी कहते हैं और इसको अपभू, यानी उसको अपभू का मतलब हो गया एपोजी। तो पेरीजी एपोजी करके इसका है। उपभू मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब दूरी कम होगी तो अपभू, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी ज्यादा होगी तो अपभू। ये टर्मिनोलॉजी है, इसको लर्न करके रखना, बस इतना ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया नहीं कि ये ज्योग्राफी का नेट नहीं पेपर है कि एकदम बिल्कुल हाईएस्ट आपसे पूछ लेगा एक एक चीजें। बस आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सीधा सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस ये टर्मिनोलॉजी और काफी फेमस है छात्रों, कक्षा 6 की किताब में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी अगर आप उठा के पढ़िए, इसीलिए सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग बात कर लेते हैं अगला, कि अब इसमें सबसे पास का जो ग्रह है वो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है, बुध, यानी मरकरी। जो मरकरी है सबसे पास का, 88 डेज में ही सबसे फास्टेस्ट अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो एक होता परिक्रमण और एक होता परिभ्रमण, दो चीजें होती हैं छात्रों। देखो, परिक्रमण गति और परिभ्रमण दो शब्द आता है। परिक्रमा यानी परिक्रमा मतलब सूर्य के किनारे किनारे चक्कर लगाना, इसको हम कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, तो परिक्रमण। और एक होता परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण। परिभ्रमण यानी उसको हम कहते हैं जब कोई भी ग्रह अपने ही एक्सिस पर घूम रहा हो, जैसे लट्टू अपनी ही जगह पर घूम रहा हो तो परिभ्रमण है। ठीक है, और जब ये सूर्य के किनारे किनारे जाकर के चक्कर लगाओ तो इसको परिक्रमण। तो ये जो है, ये सबसे परिक्रमण सबसे कम समय में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेने वाला है। कौन? आपका बुध। और इसके पास में अगर देखा जाए तो नो सैटेलाइट, इसके पास में कोई उपग्रह नहीं है छात्रों, कोई भी उपग्रह नहीं, बस इतना। चुंबकीय क्षेत्र वाला उपग्रह, इस पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये इस तरीके से याद रखना इसके बारे में। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें शुक्र ग्रह की, वीनस, तो वीनस के साथ में क्या है, इसको सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, वीनस को क्या कहते हैं, सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, वीनस। और अब इसमें बात की जाएगी कि ये नॉर्थ में निकलता, हमेशा शुक्र किस में निकलेगा, यहाँ से देखने पर नॉर्थ में। और यहाँ पर CO2 जो ग्रीन हाउस गैस इस पर पाई जाती है बहुत ज्यादा। और ये जो CO2 है छात्रों, वो गैसियस फॉर्म में ना होकर के जमी रहती है। ठीक है, जैसे शुष्क ड्राई आइस को क्या कहते हैं, CO2। ठीक है, तो जमी हुई रहती है, इसीलिए जब सूर्य का प्रकाश इस पर जब पड़ता है तो एकदम धौल की तरह चमकता है, इसीलिए सर्वाधिक चमकीला भी ग्रह कहते हैं। और साथ ही साथ में देखो, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र भी है और मंगल भी है, तो पृथ्वी के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो आपका शुक्र। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र हो गया, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह। प्रेशर कुकर कंडीशन वाला क्यों कहते हैं, क्योंकि CO2 है। ठीक है, तो यही जो है ऐसा ग्रह है छात्रों जो सर्वाधिक तापांतर वाला भी ग्रह कहते हैं। तापांतर का मतलब हो गया, यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत हाई, यानी 400 450 डिग्री टेम्परेचर, फिर माइनस में टेम्परेचर, तो सर्वाधिक जो है टेम्परेचर वाला ग्रह ये बनता। कारण क्या है, वैसे तो बुध पास में है, इसमें बनना चाहिए, लेकिन CO2 के कारण सर्वाधिक टेम्परेचर वाला ग्रह यही है। ठीक है, और तापांतर वाला भी ग्रह है। तापांतर मतलब माइनस हो जाता है, जो भाग इसके सामने होता है यहाँ प्लस, और जो इसके भाग माइनस हो जाता है सूर्य के पीछे वो आपका माइनस। तो ताप अंतर भी है, यानी कम और उच्चतम और न्यूनतम तापमान सबसे ज्यादा यहीं पर फ्लैक्चुएट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज है कि जब यहाँ पर जो सौर ज्वालाएं निकलती हैं छात्रों, ये जो मैंने अभी सौर ज्वालाएं जो सोलर फ्लेम बताया, ये निकलती तो हम लोग पृथ्वी से बैठे हैं, पृथ्वीवासी हम लोग देखते रहते हैं। तो जब ये नॉर्थ पोल से, जैसे अगर हम लोग अर्थ पर बात करें तो अर्थ को दो पोल होता है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे इसको अरोरा बोरियालिसिस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको नाम ऐसे लिख लीजिएगा, अरोरा बोरियालिसिस। ठीक है, बोरियालिस, तो अरोरा बोरियालिस, और ये इसको ऑस्ट्रेलिया बोरियालिस कहते हैं। तो अरोरा एक होता है अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस हो गया, एक आपका अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ये दोनों टर्म है। तो साउथ पोल से जब ये सोलर फ्लेम देखते हैं तो इनको हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, और नॉर्थ फ्लेम से इसको कहा जाता है अरोरा बोरियालिस, इस तरीके से।
और पृथ्वी पर अगर हम लोग बात करें तो इसके पास देखो शुक्र के पास में भी क्या है कंडीशन छात्रों, शुक्र के पास में भी कोई सैटेलाइट, यानी बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके पास में कोई भी सैटेलाइट यानी कोई भी उपग्रह नहीं है। देखो उपग्रह का मतलब दो, एक तो हम लोग जो बना करके वैज्ञानिक भेजते हैं उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, और एक नेचुरल सैटेलाइट जो पृथ्वी किनारे घूम रहा हो। तो नेचुरल की अगर बात करेंगे तो यही मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। बाकी बुध और शुक्र के पास में कोई नहीं। लेकिन शुक्र की एक खासियत यह है कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, यानी यहाँ सूर्य कहाँ निकलता होगा, पश्चिम में। तो दो ऐसे ग्रह हैं छात्रों, वीनस एंड यूरेनस, यानी शुक्र और इधर ये अरुण, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। तो इसको याद रखना, वीनस एंड यूरेनस कैसे याद हो गया, वीनस एंड यूरेनस, यूरेनस मतलब अरुण हो गया, ठीक है। तो वीनस एंड यूरेनस ये क्या है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, अर्थात ये जो है इनमें यहाँ सूर्य कहाँ निकलता होगा, पश्चिम में। और बाकी के जितने ग्रह बचते हैं यानी बुध बच गया, पृथ्वी, ये सब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब हो गया वामावर्त, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको वामावर्त कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो क्लॉकवाइज उसको दक्षिणावर्त कहते हैं। तो हिंदी के चक्कर में ना पढ़िएगा, उसका इंग्लिश वर्जन याद रखिए, ज्यादा आसान है। ऐसे क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। तो बाकी सब ग्रह वामावर्त में घूमते हैं, यही कारण है कि पृथ्वी सहित जो इसके अन्य ग्रह है वीनस और यूरेनस को छोड़ करके वहां सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग नीला ग्रह की बात करें छात्रों तो 71% वाटर यहाँ पर अवेलेबल है। और जब हम ऊपर से देखते हैं तो फिर क्या लगता है, तो उसकी परछाई पड़ती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब प्रकाश ऐसे पड़ता है तो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज्यादा डाइवर्जन वो क्या होता है, ब्लू कलर का, ब्लू वायलेट कलर। और इसीलिए जब वो जल पर पड़ता है, चूंकि जल का तो कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब उस पर पड़ता है तो इसीलिए नीला दिखाई, इसीलिए ऊपर से जाने पर यह टेम्परेचर मतलब जो है नीला ग्रह कहलाता है, ब्लू कहलाता है, ठीक है। और इसके जो सतह का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो सतह का टेम्परेचर जो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अब इसमें देखेंगे, इसमें अगला वाला पार्ट हम लोग मंगल ग्रह की बात करेंगे, मार्स। तो मार्स को क्या कहते हैं छात्रों, ये आपका लाल ग्रह कहलाता है, चूंकि इसके जो सतह है इस पे लौह ऑक्साइड की मात्रा जो है आयरन ऑक्साइड ज्यादा होने के कारण जो है। और सौर मंडल का इसी ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो वॉल्केनो है निक्स ओलंपिया भी है। तो याद रखना है, निक्स ओलंपिया जो हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो मंगल पर ही है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगला पार्ट देखिए कि इसके दो सैटेलाइट, पृथ्वी के पास एक था लेकिन यहाँ पर दो हैं, एक फोबोस और दूसरा डेमोस। डेमोस की अगर बात करें तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा यानी मून से भी छोटा है, तो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। जबकि सबसे बड़ा कौन होगा, गैनीमेड, लेकिन वो कहाँ पर होगा, बृहस्पति का है, तो आगे आएगा। अब यहाँ से आपको आंतरिक ग्रह के बारे में पता चल गया, यानी हमने बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये 4 आंतरिक ग्रह यानी जिसको टेरेस्ट्रियल ग्रह कहते हैं। अब यहाँ से आउटर यानी एक्सटीरियर प्लेनेट आ जाते हैं, एक्सटीरियर प्लेनेट यानी जिसको बाह्य ग्रह कहते हैं, इसको जोबियन प्लेनेट भी कहा जाता है, जोबियन प्लेनेट यानी बृहस्पति शनि अरुण, ठीक है। जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून ये 4 ग्रह जो है आपके किसमें हो गए छात्रों, वो आपका आउटर प्लेनेट में हो गया, जोबियन प्लेनेट में। तो बृहस्पति की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है और देन यूरोपा। तो यूरोपा, गैनीमेड ये किसके सैटेलाइट हैं, बृहस्पति के, ठीक है। टोटल 63 के साथ में सर्वाधिक ग्रहों उपग्रहों वाला आपका जो बृहस्पति, जो लेटेस्ट डेटा है उसमें बृहस्पति है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा इसके पास में है। और इस तरीके से ये सबसे बड़ा और सबसे भारी भी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा, सबसे भारी है और रोटेशन इसका सबसे कम है, ठीक है, बहुत कम समय के अंदर में ये रोटेट करता है। तो इस तरीके से भी याद रखने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पर टाइटन की बात कर जाएंगे, ठीक है। तो टाइटन में अगर हम लोग देखें तो ये सबसे जो है बड़ा ग्रह है, किसका, शनि का। शनि का जो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा वो टाइटन है, ठीक है। उपग्रहों की संख्या 62 है, यानी यहाँ 63 था, सबसे ज्यादा इसके पास है। सुंदर ग्रह कहते हैं क्योंकि वलयों वाला ग्रह है, यहाँ पर रिंग्स पाए जाते हैं, छल्ले हैं, तो 7 छल्ले पाए जाते हैं। और कैसनी एक सैटेलाइट भेजा गया था शनि के स्टडी के लिए, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा मेन है टाइटन, जैसे टाइटन घड़ी कभी आपने जरूर एक बार जीवन में पहना होगा। तो देखो यहाँ पर लेटा हुआ ग्रह की बात कर रहे हैं कि लेटा हुआ ग्रह में एक और आ जाता है कि सूर्य की ओर झुका हुआ। तो कभी ये कई बार पूछा गया क्योंकि ये अपने एक्सिस पे बहुत ज्यादा झुका हुआ है छात्रों, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो ये कौन हो गया, अरुण। इसमें भी 5 वलय हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके से नाम जो दिया रहे इस प्रकार के वलय हैं। इसी में
एरियल हो गया, मिरांडा हो गया, ये सब इसके उपग्रह हैं। तो एरियल मिरांडा उपग्रह किसके हो जाएंगे? अरुण के। और मैंने बताया था आपको कि ये क्लॉकवाइज है। और अरुण और वरुण दोनों को सगा भाई कहते हैं। कारण क्या है छात्रों? ये दोनों ग्रह हरे ग्रह है, दोनों लोग एक ही तरीके से दिखते हैं, हरे हैं। कारण क्या है कि इसमें बेरियम नामक गैस पाई जाती है, और बेरियम गैस क्या करती है छात्रों? वो जो है हरा कलर उत्पन्न करती है। तो ये जो है अरुण वरुण दोनों सगे भाई हैं। और वरुण को समुद्र का देवता भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि किस ग्रह को समुद्र का देवता, तो वरुण को कहा जाता है। और चूंकि सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर है, इसीलिए सबसे ठंडा ग्रह है। और ट्रिटान, यहाँ टाइटन नहीं है, ट्रिटान इसका उपग्रह है। तो ऐसे इसको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। यानी अगर हम लोग बृहस्पति देखें सबसे ज्यादा उपग्रह हो गया, फिर शनि हो गया, फिर अरुण। तो यही 3 आपको याद रखना है, बाकी बहुत ज्यादा है। और डॉर्क प्लैनेट के बारे में मैंने बता दिया कि डॉर्क प्लैनेट कौन है, ये आपका यम और प्लूटो हो गया। तो छात्रों इस पार्ट को यहीं पर अभी फिनिश करते हैं, बाकी एक लेक्चर इस पे और बना दूंगा, और जो भी फैक्ट वैक्ट जो कुछ भी बचा होगा वो सब हम समेट लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको इस पे बचने होने का मतलब हो गया थोड़ा सा अर्थ के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो अर्थ पे क्वेश्चन आते हैं ठीक ठाक, ठीक है। तो उसको हम एक अर्थ उपग्रह, जो अर्थ ग्रह है, प्लेनेट है, उस पर हम थोड़ी सी एक और भी चैप्टर, एक और भी इस पर बना लेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। और फिर उसके बाद में अंतिम रूप से, क्योंकि अर्थ से संबंधित तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं छात्रों, ठीक है। उनको हमको सबसे बड़ा दिन, छोटा दिन और इस प्रकार की जो भी चीजें हैं वो सब हम अर्थ से रिलेटेड एक पार्ट फिनिश कर लेंगे, और ये अंतिम रूप से हो जाएगा। तो छात्रों इस तरीके से अब कल, ये तो हमारा पार्ट यहाँ फिनिश हो गया। अब कल जो टेस्ट है उसके लिए रेडी रहिए। तो मैंने बताया था कि मंडे फ्राइडे अभी इनिशियल लेवल पर जब तक जो है सारी चीजें क्लियर नहीं हो जा रही है, तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि मंडे टू थर्सडे जो आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़ रहे हैं, और फ्राइडे सैटरडे आपका ये जो पार्ट है जीएस वाला इसको कर रहे हैं, और संडे को टेस्ट ले रहे हैं। लगातार अपने आप को जोड़ लीजिए, कुछ नहीं करना, सिस्टम को फॉलो करना है। आपको भी पता होगा कि जो सिलेक्शन होता है, जो नहीं होता, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस एक जो सिस्टम में आ गया ना, मजबूरी में कि बस बैठना है, बस वो सिलेक्ट हो जाता है। और जो नहीं सिस्टम में सेट हो पाया, अपनी कंडीशन केवल बताता रहा, ठीक है, तो फिर वो बाहर हो जाएगा छात्रों। इसलिए सिस्टम में बिल्कुल आ जाइए, चुपचाप अपना पढ़ते रहिए। यहाँ जुड़े रहने से यही है कि आपको सिस्टम मिलता रहेगा, और साथ ही साथ में आपका मन लगता रहेगा, चीजें चलती रहेंगी। आपके दिमाग में कोई बात आए तो अपना कमेंट बॉक्स, जब अभी लाइव क्लास हो जाती है तो अपना फटाफट आप उसको पूछ भी सकते हैं। बाकी सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी आप वीडियो अपलोड हो गया तो आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के अगर कभी कोई दिक्कत आए, कुछ बात आए, तो वैसे मैं एक डिस्कशन ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसलिए कि लोग अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग टू देखते रहें, कोई किसी के ऊपर दबाव न रहे कि सर तुरंत बैठना है देखना, क्योंकि सभी लोगों के पास में अपनी अपनी समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं, मैं समझ सकता हूं। इसीलिए सब अपने हिसाब से आगे चल करके लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे, आप अपने हिसाब से उसको देखते, सुनते और समझते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद छात्रों।